नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है हिंदी में IAS-PCS आसान है अब। जी हाँ दोस्तों, IAS-PCS बनने का सपना आपका बहुत आसान हो जाएगा अब, क्योंकि द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करके मैंने हिंदी में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। दोस्तों, द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस हिंदी में कहीं भी नहीं मिलता है, इसलिए मैंने ये वाले एडिटोरियल्स का एनालिसिस किया है, जिससे हिंदी मीडियम के जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें मदद मिले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई में बहुत मददगार साबित होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैंने इसका जो PDF है उसका पासवर्ड बताया हुआ है। तो अगर आप इस PDF को चाहते हैं, उसका पासवर्ड आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा, तभी मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल एनालिसिस फूड सेफ्टी के ऊपर है। एक्सपेंड द फूड सेफ्टी नेट विदाउट एनी मोर डिले, यानी बिना किसी देरी के खाद्य सुरक्षा जाल का विस्तार करें। तो लेख के हाइलाइट्स देख लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लगभग 800 मिलियन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान करता है। तो मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं। संदर्भ क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो 5 जुलाई 2013 को पारित किया गया था, खाद्य सुरक्षा के पहलू में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो अधिकारों के आधार पर कल्याण आधारित दृष्टिकोण से दूर जा रहा है। 2013 में पारित किया गया था, और इसका जो लक्षित समूह है वो सब्सिडी वाले खाद्यान्न दिए जाते हैं। मतलब कम रेट में, काफ़ी कम रेट में जो है लोगों को खाद्यान्न, चावल है, आटा है, ये सब दिया जाता है, और ये भारत की 2/3 आबादी को कवर करता है। तो 2013 का जो ये अधिनियम है, ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत जो है 2 श्रेणी में लाभार्थी आते हैं। पहले तो वो हैं जो प्राथमिकता वाले परिवार हैं, PHH, और दूसरे वो हैं जो अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार हैं। तो इनमें से जो प्रत्येक माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न यानी कि 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह पाने का हकदार है। तो गेहूं की कीमत ₹2 प्रति किलो, चावल की कीमत ₹3 प्रति किलो, और मोटे अनाज की कीमत ₹1 प्रति किलो पर यह अनाज दिया जाता है। और यह जो अधिनियम है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जो सस्टेनेबल गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनका जो गोल नंबर 2 है, जो भुखमरी को समाप्त करने का, फूड सिक्योरिटी का जो गोल है, ये उसको भी पूरा करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना, सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए लोगों को देना भोजन, और इसका कवरेज जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसके तहत जो खाद्यान्न दिया जाता है वो ग्रामीण आबादी 75% दी जाती है, और शहरी आबादी का 50% जो है इस वितरण प्रणाली से लाभ उठाता है। तो इसमें पात्र कौन है? तो राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जो प्राथमिकता वाले परिवार हैं उनको TDPS के तहत कवर किया जाना है, और जो मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना है उसके तहत जो परिवार हैं उन्हें कवर किया जाना है। तो प्रावधान इसमें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। जो मौजूदा AAY यानी कि अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार हैं उनको 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त रहेगा। गर्भवती जो महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनको गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद भोजन और मातृत्व लाभ मिलेगा, जो कि 6,000 रुपये होगा। 14 वर्ष के बच्चों के लिए भोजन और हकदार खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति ना होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता भी दिया जाएगा। यानी कि अगर खाद्यान्न नहीं दे पाते हैं तो सरकार रुपये देगी, और जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना भी की गई है। पर इसमें मुद्दे क्या हैं वो देख लेते हैं। तो नागरिकों का बहिष्कार। तो कोविड-19 लॉकडाउन ने स्पष्ट कर दिया कि बहुत से लोग जो हैं अभी भी PDS से बाहर हैं, मतलब उन लोगों को अभी भी इसका लाभ नहीं मिल पाया है। और ये जो बहिष्करण की समस्या है इसलिए है क्योंकि इसका जो कवरेज अनुपात है वो शुरू से ही कम है। यानी कि इसका जो जितने लोगों को कवर किया जाना था या उतने लोगों को कवर नहीं कर पाई है और बहुत सारे लोग इससे बाहर ही छूट गए हैं। तो पिछली जनगणना 2011 से लेकर आज तक
राशन कार्डों की संख्या निर्धारित करने में जनसंख्या वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है। तो 2011 का जो जनगणना चल रही है और अब जो 2022 चल रहा है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से बहुत से लोग अभी बाहर हैं। तो पीडीएस जो कवरेज है ये कैसे निर्धारित किया जाता है? तो NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 का, उसकी धारा 3 में कहा गया है कि पात्र परिवारों की पात्रता ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक होगी। फिर NFHSA की जो धारा 9 है उसमें बताया गया कि आवश्यक है कि कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की गणना जनगणना के अनुसार जनसंख्या अनुमानों के आधार पर की जाएगी। तो इस पर न्यायिक प्रक्रिया क्या है ये देख लेते हैं। दोस्तों, ये न्यायिक प्रक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, आपको अपने आंसर में लिखनी चाहिए जिससे आपका आंसर ऑथेंटिक बनता है। तो न्यायिक प्रक्रिया देख लेते हैं। प्रतिक्रिया प्रवासी मजदूरों की समस्याएं और दुख मामले 2020। इसने सरकार को निर्देश दिया कि NFSA के तहत लाभ 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों को इसका जो है लाभ मिलना चाहिए। तो न्यायालय ने कहा है कि सरकार को इस मुद्दे को हल करने के लिए जो है जनसंख्या वृद्धि के प्रक्षेपण पर विचार करना चाहिए। यानी कि जो 2011 की जनगणना के बाद अब जो है काफ़ी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उस पर देखना चाहिए। तो सरकार ने क्या प्रतिक्रिया अपनी इस पर दी है? तो नीति आयोग ने कहा है कि नीति आयोग के दृष्टिकोण के आधार पर सरकार ने कहा है कि NFSA के जो अधिनियमन है उसके समय उच्चतम सीमा तय करने के समय मुख्य चिंता यह थी कि चूँकि समय के साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, इसलिए कवरेज कम हो सकता है। तो सरकार का मानना है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता जाएगा और इस वजह से जो है कवरेज इसका कम हो गया है। तो सरकार की जो प्रतिक्रिया ये आई है उसके साथ क्या समस्या है? तो औसत में वृद्धि का मतलब सभी के लिए वृद्धि नहीं है। यानी कि भारत में जो बढ़ती आर्थिक असमानता है कि मतलब कोई जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो यही बताया गया है इसमें कि जो भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता है उसके बारे में चेतावनी दी गई है कि वृद्धि का मतलब सभी के लिए वृद्धि नहीं है। वृद्धि जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर हो गए हैं, पर जो गरीब हैं ऐसा नहीं है कि वो भी अब अमीर हो गए हैं। तो सरकार बार बार दोष राज्य सरकारों पर डालने का प्रयास करती है, एक ये भी समस्या है। लेकिन राज्य केवल पीडीएस राशन कार्ड के लिए ही लोगों की पहचान के लिए जिम्मेदार हैं। तो सरकार ने जो और कदम उठाए हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर वो देखते हैं। पहला है इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना जो जैविक खेती को बढ़ावा देती है। दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो बेहतर जल उपयोग के लिए प्रति बूंद अधिक फसल पर केंद्रित है। उसके बाद मृदा यानी सॉइल होता है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना। और चौथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, घर ले जाने वाला राशन, समेकित बाल विकास सेवाएं, डिजिटलीकरण और उपाय जैसे कि चावल का फोर्टिफिकेशन, बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता। दोस्तों, फूड फोर्टिफिकेशन जो है उसके ऊपर मैंने एक और एक्स्ट्रा मटेरियल मैं आपको दे दूँगी, वो बहुत काम का है। आप उसका भी PDF मैं एंड में बता दूँगी। फूड फोर्टिफिकेशन का जो एक पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो उसका भी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो भारत को जो कदम उठाने होंगे वो देख लेते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या के लिए सतत समर्थन, कृषि खाद्य प्रणालियों को बढ़ती जनसंख्या के लिए प्रदान करने और स्थायी रूप से समर्थन देने की आवश्यकता होगी। पारंपरिक इनपुट गहन कृषि से दूर जाने की आवश्यकता है। तो अधिक समावेशी, प्रभावी और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर जो बेहतर उत्पादन की सुविधा प्रदान करेंगे। उसके बाद वे फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने का रास्ता या संभावित समाधान देख लेते हैं। तो पहला है कि जनसंख्या वृद्धि का कवरेज यानी कि जो 2011 की जनगणना है उसके बाद जो जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है उसको कवर किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें भी शामिल करना है इसमें। और जो इसका एक्ट है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक्ट, उसकी धारा जो 9 है उसमें कहा गया कि इसके लिए आवश्यक है कि कवरेज नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आधार पर की जाए। तो नवीनतम जनगणना की जो अनुपलब्धता है उसके कारण लाभार्थियों की संख्या में किसी भी परिवर्तन या संशोधन के लिए अधिनियमन में संशोधन की आवश्यकता होगी।
कई राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग किया है, जैसे केंद्र द्वारा निर्धारित कोटा से परे कवरेज का विस्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे गरीब राज्य शामिल हैं। उसके बाद मजबूत खरीद रुझान और आरामदायक खाद्य भंडार की स्थिति विस्तार को किफ़ायती बनाएगी। फिर जनसंख्या वृद्धि के लिए समायोजन, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है, ये आप अपने आंसर में डालिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है। तो उसके निर्देशानुसार यह कवरेज में लगभग 10% की वृद्धि करेगा। फिर डबल राशन का विस्तार, तो इसने केंद्रीय खाद्य सब्सिडी को दोगुना कर दिया। इससे सरकार को अपने बढ़ते बफर स्टॉक से उत्पन्न होने वाली भंडारण समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिली है। और सर्वोच्च न्यायालय को सख्त होना चाहिए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को थोड़ा सरकार को कहना चाहिए कि सरकार को राज्यों में लगभग 100 मिलियन के अतिरिक्त कवरेज को विभाजित करने के निर्देश देना चाहिए, ताकि राज्य नए राशन कार्ड लाभार्थियों की पहचान करना शुरू करें। दोस्तों, ये एडिटोरियल तो यहाँ पे समाप्त होता है। एक अभ्यास का प्रश्न है आपके लिए। हाल के दिनों में कुछ फसलों पर जोर देने से फसल पैटर्न में कैसे बदलाव आया है? तो बाजरे के उत्पादन और खपत पर जोर दें। ये आपका क्वेश्चन है यूपीएससी 2018 का। तो यहाँ पे जो है ये हाल के दिनों में कुछ फसलों पर जोर देने से फसल पैटर्न में कैसे बदलाव आया है। ये बाजरे के उत्पादन और खपत पर जोर दें। यहाँ पे जोर देने का अर्थ यहाँ ये है कि इस बाजरे के उत्पादन और खपत के बारे में बताइए विस्तार से। यहाँ पे इसका ये अर्थ है। तो ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में मददगार सिद्ध होगा। दोस्तों, इसका पासवर्ड हम जान लेते हैं एक बार। इस पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा food123 food123। और जो एक और एक्स्ट्रा मटेरियल मैं दूंगी उसका पासवर्ड रहेगा फूड सिक्योरिटी 123। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर